क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं वो कर रहे थे। और हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात की थी, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसमें हमने योगात्मक अभिक्रिया को शुरू किया था। वो अभिक्रिया जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करते हैं और डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। और इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी असंतृप्त का मतलब क्या हो गया, या तो डबल बॉन्ड वाला या क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है वो इस रिएक्शन को शो करता है और अपने साथ कुछ ना कुछ ऐड करके सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की अभिक्रियाएँ थी योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हमने 3 भागों में बांट लिया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जिसको एल्कीन एल्काइन शो करते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन शो करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। सब के अंदर डबल बॉन्ड होता है, सब असंतृप्त कंपाउंड होते हैं और चेंज किस में होते हैं, संतृप्त में। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट अभिक्रिया थी वो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर फर्स्ट जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी हाइड्रोजन का योग। और हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड वाली एल्कीन ली और हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई और किस में चेंज कर दिया, एल्केन में। यानी कि एक डबल बॉन्ड वाला यानी कि एक असंतृप्त कंपाउंड किस में चेंज हो गया, एक संतृप्त कंपाउंड में। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्कीन लिया है, वो किस में चेंज हो रहा है, एल्केन में। इसी प्रकार अगर हम एल्काइन लेते हैं, एल्काइन लेकर के हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एल्कीन में चेंज होती है और फिर एल्कीन के हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं और किस में चेंज होती है, एल्केन में। तो ये तो क्या होता है, एल्काइन, और ये क्या होती है, एल्कीन, और ये क्या है, एल्केन। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ा था और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करवाया था हमने। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र चाहे हम इधर करवाएं चाहे इधर करवाएं, हमने फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करवा दिया और हम सेकंड में भी करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर एसिमेट्रिकल होती है तब तो हमें सोचना पड़ता है या उस पर कुछ नियम लागू होता है, उसको देखना पड़ता है। लेकिन सिमेट्रिकल में हमारी मर्जी आई तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र यहाँ कर सकते हैं और हमारी मर्जी आई तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही को होगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये किसको शो कर रहा है, कार्बोकेटाइन को शो कर रहा है। और कार्बोकेटाइन के साथ नाभिक स्नेही का योग होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन का योग करवाया। इसी प्रकार हम क्या करवा सकते हैं, हेलोजन का योग भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे जो दूसरी रिएक्शन आती है इसके अंदर वो होती है हेलोजन का योग। क्या होती है, हेलोजन का योग। अब देखिए हेलोजन का योग करवाएं हम, हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है, ठीक है। और एल्कीन के साथ हम Br2 की अभिक्रिया करवाएंगे और Br2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये Br पॉजिटिव
या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, Br नेगेटिव, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाने के दौरान ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ Br पॉजिटिव और Br जो नेगेटिव है ये क्या कर रहा है, इस पे अटैक करेगा और अटैक करने के दौरान ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और इसको बोलेंगे पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं हम पाई संकुल। क्यों, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड टूटा नहीं है, इसीलिए इसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और इन दोनों के साथ में Br जुड़ गया। ठीक है, कौन सा Br जुड़ गया, पॉजिटिव, और ये जो Br नेगेटिव है वो यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो ये किसको शो करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। किसको शो करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, इसीलिए फिर ये Br नेगेटिव किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेही की तरह। अब ये जुड़ेगा तो ये Br इसके साथ रहेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये Br तो ऊपर जुड़ गया और ये CH2 ये Br कहाँ जुड़ जाएगा, नीचे। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। जब हम एल्कीन की Br के साथ, तो हमारी रिएक्शन ये हो जाएगी ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br2, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CH2 Br और CH2 Br, यानी कि जब एल्कीन के साथ में Br2 की विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई। ये हमने एल्कीन लिया, ये हमने क्या ले ली, ब्रोमीन ले ली, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ट्रांस प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। ये तो हमारी रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये हो गया। क्योंकि हमारी कोई भी रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये उसके मैकेनिज्म से ही समझ आता है। क्योंकि रिएक्शन में तो हम सीधा ध्यान रख सकते हैं ये बन जाएगा, लेकिन जब मैकेनिज्म करते हैं तो पूरी चीज़ें समझ में आती है। तो एल्कीन की Br2 के साथ विक्रिया करवाई तो ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। इसको मैकेनिज्म को देखें तो एल्कीन पर सबसे पहले Br2 की विक्रिया होती है और उस Br2 को ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, इसलिए एक पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा, एक नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा, एक नाभिक से नहीं बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बन जाएगा। ये दोनों इस पर अटैक करेंगे तो ये क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स। और पाई कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड टूटा नहीं है अभी, यहाँ पाई बॉन्ड टूट करके किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से फिर किसका निर्माण हो जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ने ये विक्रिया के अंदर हाइड्रोजन और एलोजन का योग होता है। उसके बाद में 3 नंबर जो रिएक्शन आती है इसी के अंदर, जिस पर हम मार्कोनिकोव का नियम लागू करेंगे, वो रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ विक्रिया। वो रिएक्शन क्या है हमारी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ विक्रिया। तो हम 3 नंबर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग कर सकते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ विक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, अब देखो मैं ये बोलती हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ हम हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाएं तो ये क्या है, एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड के साइड में कार्बन एक है, इसका मतलब बराबर कार्बन है, तो ये कौन सी एल्कीन हो गई, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। और सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ H की विक्रिया करवाएं। ये आपको पता ही एलोजन है, तो ये तो विद्युत ऋणता दिक्क होती है एलोजन्स की, ये नेगेटिव में रहेगा, ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ये तो बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं। ठीक है, अब हमें इनको बनाना है। ठीक है, कि कौन से
मान लो यहाँ सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारा मन करे तो यहाँ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, हमारा मन करे तो इस कार्बन पर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो नेगेटिव बनेगा उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और आगे वाला क्या रहेगा CH2 और X, ये बन जाएगा। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, हिंदी में एल्किल हैलाइड बोलते हैं और इंग्लिश में एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बन गया। कैसे बन गया, अब देखो, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। तो एल्कीन के साथ जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाई तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब हमने यहाँ सिमेट्रिकल एल्कीन ली, हम ये ले लेते हैं और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। ठीक है, ये क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस साइड में तो 2 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल एल्कीन, या फिर अपने बोल सकते हैं असममित एल्कीन। इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाएंगे, तो इसके साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाएंगे तब हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। क्या होंगे, 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो ये प्राप्त हो जाएगा और एक ये प्राप्त हो जाएगा। एक बार हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक बार हाइड्रोजन इसके साथ, इसी प्रकार एक बार हैलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक बार इसके साथ जुड़ जाएगा। जिसमें ये तो स्थायी होगा और ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये स्थायी क्यों होगा, यहाँ पर ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकोफ के नियम को देखना पड़ेगा। यानी कि जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाते हैं तब मार्कोनिकोफ का नियम लगता है। तो मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों होता है वो हम अभी देखेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले मार्कोनिकोफ के नियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मार्कोनिकोफ का नियम। क्या है, मार्कोनिकोफ का नियम। अब देखिए, आप मार्कोनिकोफ क्या कहते हैं, उनकी एक नियम की जो लाइनें दी हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो मार्कोनिकोफ ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन के साथ क्या करते हैं, हम किसी भी एल्कीन के साथ मान लो HCl की विक्रिया करवा दे, हाइड्रोजन हैलाइड की जगह HCl ले लेते। जब एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है वहाँ तो कौन जाता है, धनायन। ठीक है, और जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ पर कौन जाता है, ऋणायन। कौन जाता है, ऋणायन। अब देखो, इसमें इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में रहेगा और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये नियम क्या करता है, कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धनायन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ऋणायन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। ये मार्कोनिकोफ ने नियम दे दिया था और एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है इसलिए ये प्रोडक्ट बना दिया था उसने। यहाँ CH3 जोड़ दिया और इसके साथ में Cl जोड़ दिया, यानी कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन गया और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया।
लेकिन ऐसा मार्कोनिकोफ ने क्यों किया? बी, हम हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी तो जोड़ सकते हैं, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, दोनों के साथ हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। लेकिन मार्कोनिकोफ ने जो अपने स्टेटमेंट की 3 लाइनें जो बताई थी उसमें ऐसा ही क्यों दिया कि जहाँ हाइड्रोजन है कम है वहीं ऋणायन जाएगा, या हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ धनायन जाएगा, ऐसा उसने क्यों किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मार्कोनिकोफ का एक स्पष्टीकरण होता है। क्या होता है? स्पष्टीकरण होता है, यानी कि उसने एक स्पष्टीकरण दिया या अपने नियम को समझाया। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन हमने ऊपर वाली यही सेम करवाई थी। ठीक है, इसमें मान लेती हूँ मैं 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन मान लिया। ठीक है, एक रिएक्शन हमने इसके साथ भी करवाई थी HCl की। अगर योग करवाते हैं तो ये बनता है ना CH3 CH2 और Cl। ऐसा क्यों बनाया? हमने क्या किया, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो पाई बॉन्ड थे और इन पाई बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉनों का हमने क्या करवाया, ट्रांसफ़र करवाया। तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो हमने मन किया तो यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया और मन किया तो यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। ठीक है, जहाँ ट्रांसफ़र होगा वो कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मैंने ये बोला था आपको कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब हम कहीं भी कोई भी चीज़ जोड़ दें, कहीं भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कौन से कार्बन पर। लेकिन जब अगर हमारे पास में असममित एल्कीन या एसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तब हमें सोचना पड़ेगा, कुछ नियम लागू होगा। वो नियम ही मार्कोनिकोफ का नियम है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है और क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ेगा। ये तो पढ़ना ही निश्चित है। ठीक है ना। अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र या तो इस कार्बन पर हो सकता है या इस कार्बन पर हो सकता है, तो हम अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते। मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भेजना शुरू किया, यानी कि इस कार्बन की तरफ। तब मुझे क्या दिखाई दिए, इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई दिए। तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, बोलती हूँ भी इधर तो इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, इधर तो इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भी अपने को आते हुए दिखाई देंगे तो अपने ये बोलेंगे कि इधर तो बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर इनको इधर क्यों भेजें। हम क्या भेज देते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देते हैं। ठीक है, इधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, या इलेक्ट्रॉन जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। और CH3 क्या है, एक मेथिल समूह है। क्या है, मेथिल समूह है। और मेथिल समूह का क्या होता है, प्लस आई प्रभाव पड़ता है। अभी बता के आई हूँ मैं इसी चैप्टर में कि प्लस आई प्रभाव क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में भी, ये सारी चीज़ें हम रिएक्शन करेंगे तब हमें हमारे काम आएगी। और प्लस आई प्रभाव पड़ता है तो CH3 जिसके साथ जुड़ा होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आते हुए दिखाई दे रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे। ये क्या कर रहा है, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम इधर तो भेज ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, यहाँ करवा सकते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होने के पश्चात जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस कार्बन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमेशा ही क्या करता है, धनायन जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इस कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज के साथ हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है।
वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए ये धनायन वहाँ जाएंगे जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, ऋणायन वहाँ जाएंगे जहाँ, अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, ठीक है, ये एक बार थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ स्पष्टीकरण के अंदर हम देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पर क्या है नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। MHCl के साथ में विक्रिया करवा रहे हैं, इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है, तो ये धनायन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ये ऋणायन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसीलिए मार्कोनिकोफ ने अपने 3 लाइन की एक स्टेटमेंट दी कि जब हम किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन असममित एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो कौन जाएगा धनायन, और जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का कम है वहाँ कौन जाएगा ऋणायन। अगर ऐसा करते हैं तो अगर धनायन को जोड़ देते हैं हम इस कार्बन के साथ तो इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और Cl नेगेटिव को एक बार नहीं जोड़ा तो ये क्या है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और मैं क्या करूं कि इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दूं, यहाँ जोड़ूंगी तो ऐसा होगा ना CH3 CH2 और CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप ये सोचो कि ये कार्बन पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये क्या है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो वैसे ही हम कार्बोकेटाइन करके आ चुके हैं, हमने क्या किया था प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए वैसे भी ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस प्रकार हमारा जो स्थायी एक प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, और जो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से ये था मार्कोनिकोफ का नियम और इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का योग करवाया, हेलोजन का योग करवाते ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में विक्रिया करवाते तो एल्किल हैलाइड बनता है, सिमेट्रिकल के साथ करवाएंगे तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा, और एसिमेट्रिकल के साथ कराओगे तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा। और फिर मार्कोनिकोफ का नियम से सिमेट्रिकल एल्कीन पर लागू होता है, जहाँ कार्बन पर ऋणायन तो वहाँ धनायन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा वहाँ तो धनायन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम वहाँ कौन जाएगा ऋणायन जाएगा। और ये मार्कोनिकोफ के नियम के स्पष्टीकरण से पता चलता है, क्योंकि इसके साथ एक मेथिल समूह जुड़ा होता है और जिसका क्या पड़ता है प्लस आई प्रभाव पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इधर आने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर CH2 कार्बन या 3 नंबर कार्बन पर हो जाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पर आता है, और नेगेटिव चार्ज इस पर आता है तो धनायन इसके साथ जुड़ेगा और ऋणायन यहाँ जुड़ेगा। इसलिए एक मार्कोनिकोफ की एक स्टेटमेंट ये बन जाती है कि जब असममित एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है वहाँ पर धनायन जुड़ता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ ऋणायन जुड़ता है। तो इस प्रकार इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।